दोस्तों ये मेरे नोट्स है, इसमें आप देख रहे होंगे हिस्ट्री है। ये हिस्ट्री के 3 पार्ट है। एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत, जिसका टाइम होता है 750 एडी। 750 एडी का मतलब दोस्तों जानते हैं, एडी मतलब आफ्टर डेथ ऑफ ईसा मसीह है, जैसे हम हिंदी में लिखते हैं ईसा पूर्व। तो ये एंशियंट इंडिया में आता है 750 एडी। उसी प्रकार मेडिएवल इंडिया, मध्यकालीन भारत, इसका टाइम था 750 ईसा पूर्व से 1707 ईसा पूर्व। और तीसरा होता है मध्यकालीन वो मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत, इसका टाइम होता है 1757 से 1947। हम देखते हैं दोस्तों, जो प्राचीन भारत है उसका जो अंतिम राजा है, लास्ट किंग, वो होता है हर्षवर्धन। और जैसे 1757 में क्या हुआ था हमको पता है, प्लासी का युद्ध, जो फेमस है कि प्लासी का युद्ध कई बार एग्जाम से पूछा जाता है कि किस टाइम प्लासी का युद्ध कब हुआ। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, हम पढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद दोस्तों क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी का ऑर्डर मतलब समय सारणी की कहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट हुई और क्या क्या इवेंट्स एक के बाद एक होते गए और अंत में कहाँ जाके रुका। दोस्तों ये छोटा सा 2 पेज का ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये एक बार समझ में आ जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे एंड हो रही है और क्या क्या सीक्वेंस वाइज हो रहे हैं। तो जैसे मैंने पहला पॉइंट लिखा पीरियड, तो पीरियड मतलब इसके अंदर टाइम समय रहेगा, और दूसरा इवेंट्स मतलब क्या घटना उस टाइम घटी। तो दोस्तों ये 2350 से 1750 बीसी यानी ईसा के पूर्व का जो समय है, 2350 से 1750 के बीच में, इसमें होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद 1500 से 600 बीसी के बीच में आया था आर्यन एज या फिर वैदिक एज। जो वैदिक समय था अपना वैदिक युग, उसका टाइम था 1500 से 600 बीसी, ये था वैदिक एज। इसके बाद दोस्तों 1500 से, इस वैदिक एज को अपने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, 1500 से 1000। ये जो एज है, जो बीसी वाले, बिफोर क्राइस्ट वाले, ये डिक्रीज हो रहे हैं यानी कम हो रहे हैं, घट रहे हैं। 1500 से 1000 के बीच में जो टाइम है वो था अर्ली वैदिक एज, जो वैदिक एज से पूर्व का समय, पूर्व वैदिक काल भी हम इसे कह सकते हैं। 1000 से 600 बीसी का जो समय है वो है लेटर वैदिक एज, यानी कि वैदिक एज के बाद का समय है। और जो दोस्तों ये 600 बीसी है, 600 ईसा पूर्व का जो टाइम है, इसे हम कहते हैं एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन का युग। दोस्तों हम इसे परिवर्तन का युग क्यों कहते हैं, क्योंकि इस टाइम में दो सबसे बड़े, जो 2 मेजर चेंज हुए थे इसके अंदर, 2 चेंज हुए थे, वो है एक तो पहला रिलीजियस चेंजेस और दूसरा पॉलिटिकल चेंजेस, मतलब धर्म परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन। धर्म परिवर्तन में क्या हुआ था दोस्तों, 600 बीसी में जो ये एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके अंदर जो परिवर्तन हुए, पहला रिलीजियस चेंजेस और दूसरा पॉलिटिकल चेंजेस। रिलीजियस चेंजेस में एक दो मेन परिवर्तन हुए थे, राइज ऑफ न्यू सेक्ट्स, यानी 2 धर्म, जो है सेक्ट्स का मतलब होता है धर्म, 2 धर्मों का उदय हुआ था। और वो 2 धर्म थे दोस्तों, बुद्ध और जैनिज्म, जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का। और पॉलिटिकल चेंजेस में क्या हुआ था, जो राजनीतिक चेंज इसमें हुआ था, स्टेट फॉर्मेशन। स्टेट फॉर्मेशन मतलब महाजनपद, 16 जो नए शहर महाजनपद थे उनका निर्माण हुआ था। 16 महाजनपद का निर्माण 600 बीसी, जो 600 ईसा पूर्व का समय है, उसी में ये 2 चेंज हुए थे, रिलीजियस चेंजेस और पॉलिटिकल चेंजेस। रिलीजियस चेंजेस में हुआ था 2 नए धर्म आए थे, और पॉलिटिकल चेंजेस में 16 महाजनपद, जिसे हम कहते हैं 16 महाजनपदों का निर्माण हुआ था। इसके बाद का जो टाइम आता है दोस्तों 600 से 25 के बीच में, ये होता है मगध एम्पायर। ये मगध एम्पायर होता है और ये फर्स्ट एम्पायर भी होता है। मगध एम्पायर, जो मगध साम्राज्य है, वो भारत के इतिहास का पहला साम्राज्य भी है। इसके बाद आता है दोस्तों टाइम 321 बीसी से 185 बीसी। 321 से 185 के बीच का टाइम जो होता है वो है मौर्यन डायनेस्टी का। मौर्यन डायनेस्टी मतलब जो मौर्य वंश था, उन्होंने राज किया था, शासन किया था। 321 से 185 के बीच में मौर्य वंश ने शासन किया था और उनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। इसके बाद जो दोस्तों टाइम है 150 से 250 एडी का, इसमें पोस्ट मौर्यन पीरियड कहते हैं। पोस्ट मौर्यन पीरियड मतलब मौर्य वंश के जो बाद का समय है। इसमें 3 चीजें हुई थी, जैसे एक ये फॉरेन जो विदेशी थे, विदेशियों ने आक्रमण कर दिया था, विदेशी आ गए कुछ। मगध का जो है साम्राज्य था वो केवल सेंटर बीच तक ही सीमित रह गया। साउथ में जो दक्षिण में थे उनके सतवाहन आ गए, सतवाहन वंश के लोग, उन्होंने शासन करना शुरू कर दिया। उसके बाद इसकी इनकी जो कैपिटल थी मौर्य की, उनकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र, और ये फर्स्ट कैपिटल भी थी। कैपिटल मतलब होता है राजधानी। पहली राजधानी जो थी वो थी पाटलिपुत्र, जो कि मगध साम्राज्य की थी और मौर्य वंश की थी। इसके बाद का जो टाइम होता है दोस्तों 219 से 550 एडी, ये होता है गुप्ता डायनेस्टी, गुप्त वंश। गुप्त वंश को हम गोल्डन एज ऑफ एंशियंट इंडिया भी कहते हैं। प्राचीन भारत का जो
स्वर्णिम काल है, वो कौन सा काल है? गुप्त वंश। गुप्त वंश को हम प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल भी कहते हैं, गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया। 550 से 750 के बीच का जो टाइम है वो होता है पोस्ट गुप्ता पीरियड, यानी गुप्ता पीरियड, गुप्त काल के बाद का समय। और इसको डिक्लाइन पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइम गुप्त वंश कमजोर होता जाता रहता है। इसी टाइम में हम देखते हैं दोस्तों 550 से 750 के बीच में 606 से 647 तक हर्षा जो कि कौन था? हर्षवर्धन, जब मैंने ऊपर भी बताया था कि वो लास्ट राजा था किसका? प्राचीन भारत का लास्ट राजा था हर्षवर्धन, जिसकी कैपिटल थी कन्नौज, उसकी राजधानी थी कंटोल। जैसे शुरू में बताया था मैंने कि एंशियंट इंडिया जो 750 एडी तक काम करती है, इस बार जो लास्ट राजा था वो है हर्षवर्धन। और इसका जो टाइम है हर्षवर्धन का, जब 606 से 647 के बीच में इसने शासन किया था हर्षवर्धन ने, उसकी कैपिटल थी कन्नौज। ठीक है, इसके बाद 750 से 1000 एडी तक क्या हुआ? 3 पार्टी स्ट्रगल टू ऑक्यूपाई कन्नौज, यानी कन्नौज जब वो उनका अंत हो गया हर्षवर्धन का, तब कन्नौज पर राज करने के लिए 3 पार्टियों ने आक्रमण कर दिया। वो आपस में लड़ रही थी। ये 3 पार्टियां थी, पहली गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी, ये थी वेस्ट इंडिया की, वेस्ट इंडिया मतलब गुजरात की थी गुज्जर प्रतिहार। दूसरी थी पाल डायनेस्टी जो की थी बंगाल की पाल वंश। और तीसरी थी राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो की थी महाराष्ट्र की राष्ट्रकूट। तो साथ तो ये था 750 से, जो इसके बाद में 1000 के बीच में जिन पार्टियों ने शासन करने के लिए आपस में युद्ध किए वो। तो इसके बाद अपन आते हैं मध्यकालीन युग पे। मध्यकालीन युग में फिर इसमें हम देखें 900 से 1100 के बीच में क्या होता है। 900 से 1100 के बीच में राजपूतों ने शासन किया था अजमेर के अंदर, अजमेर के अंदर राजपूतों ने शासन। इसके बाद इन्वेजन इन इंडिया, भारत में आक्रमण हुई है। हम देखते हैं 1001 ईस्वी से भारत में आक्रमण होते आ रहे हैं। 1001 से जो 1030 का जो टाइम है, उस टाइम महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद 1175 से 1206 के बीच में जो है मोहम्मद गोरी, उसने भारत पे शासन किया। और इसी टाइम के बीच में 1191 और 1192 में दोस्तों एक बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ तराइन, तराइन का युद्ध, जो कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। 2 युद्ध हुए थे 1191 में और 1192 में। 1191 का जो युद्ध हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान ने जीता था, और 1192 का युद्ध मोहम्मद गोरी ने जीता था। उसके बाद का जो टाइम है दोस्तों 12 से 6 से 1526 के बीच में, इसमें आया था दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली की सल्तनत थी वो आ गई थी। फिर 1526 से 1707 के बीच में मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य आ गया। उनकी कैपिटल थी आगरा, उनकी राजधानी आगरा हुआ करती थी। फिर 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया 1526 में। और ये किस किस के बीच में लड़ा गया? बाबर वर्सेज इब्राहिम लोधी, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। और बाबर ने फिर मुगल ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जीत करके मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। और जब से ही मुगल साम्राज्य चलता रहा 1707 तक। और 1707 में जो लास्ट राजा था वो था औरंगजेब। 1498 से फिर 1757 के बीच में यूरोप की कई कंपनियां आई, जिन कंपनियों में यह है PDEF। पी का मतलब पुर्तगाल, डी मतलब डच, ई मतलब इंग्लिश और एफ मतलब फ्रेंच। ये चारों कंपनी आई, और सबसे पहले आई पुर्तगाल, फिर आई डच, फिर आई इंग्लिश, फिर आई फ्रेंच, इसलिए मैंने इस क्रम में इनको लिखा है। 1757 ईस्वी में जो सबसे बड़ा युद्ध हुआ था, जो कि उसका टर्निंग पॉइंट भी था पूरे इंडिया की हिस्ट्री का, वो था बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध ये किस किस के बीच में लड़ा गया? सिराजुद्दौला और EIC, EIC का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। 1757 से 1857 के बीच में रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में, उसने राज करना शुरू कर दिया था 1757 से 1857 के बीच में। वो आई तो करने, बिजनेस करने के मकसद से थी कि हम राजा की व्यापार करेंगे, लेकिन उसने इनडायरेक्टली इंडिया पे शासन करना शुरू कर दिया। और उनकी राजधानी थी कैपिटल कलकत्ता। कलकत्ता में वो सारा काम करते थे। रूलर्स, जो उनका जो राज करने वाला, जो शासन करने वाला होता था, उसको कहते थे गवर्नर जनरल। और पहला उनका जो टाइम था हेस्टिंग से लेके कैनिंग तक। पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग, और अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद 1857 में दोस्तों हम सब जानते हैं क्या हुआ, रिवोल्ट हुआ, आंदोलन हुआ, 1857 की क्रांति हुई। इसके बाद 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उन्होंने लाए। उसके अंदर उन्होंने क्या किया? टू रूल डायरेक्टली नॉट थ्रू EIC। पहले तो वो ईस्ट इंडिया के जरिए इनडायरेक्टली भारत पे शासन करते थे। अब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया। वो उसका काम रह गया कि तुम केवल बिजनेस करो, व्यापार करो,
अब हम डायरेक्ट भारत पर शासन करेंगे। तो उन्होंने फिर वाइसराय की स्थापना कर दी उस टाइम पे 1858 से 1947 के बीच में। रूल ऑफ क्राउन यानी ताज के लिए शासन चला और उनकी राजधानी हो गई दिल्ली, कलकत्ता से ट्रांसफर हो गई दिल्ली में। और फिर गवर्नर जनरल की जगह आ गए वाइसराय। पहला वाइसराय था कैनिंग और अंतिम वाइसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद दोस्तों 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो आज कांग्रेस पार्टी है, उसकी स्थापना की 1885 में। और इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट था डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। डब्ल्यू.सी. बैनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट प्रेसिडेंट था। ये भी कई बार दोस्तों एग्जाम्स में आते हैं। 1885 से 1947 फ्रीडम स्ट्रगल, जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी गई, स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू हुई 1885 से, फिर ये चली 1947 तक, जब तक अपना देश आजाद नहीं हो गया। 1885 से 1905 के बीच, अब इस टाइम, इसके बीच के जो टाइम को इसको भी 3 भागों में बांट दिया दोस्तों। इस 1885 से 1905 के बीच में हमने बांट दिया मॉडरेट फेज। मॉडरेट फेज मतलब नरम दल। और दूसरा 1905 से 1918 एक्सट्रीमिस्ट फेज मतलब गरम दल। गरम दल में 3 जो मैन थे वो थे लाल बालपाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। ये गरम दल में थे। ये नरम दल का टाइम था, ये गरम दल का टाइम। और 1918 से 1947 तक गांधीयन एरा, गांधी का टाइम था, गांधी जी का युग। तो 1905 में हम जानते हैं दोस्तों पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन हुआ। फिर उसके बाद में जो कुछ मूवमेंट्स, जो आंदोलन क्या क्या हुए भारत में, वह है 1905 से 1908 के बीच में एंटी पार्टीशन मूवमेंट। 1905 में दोस्तों बंगाल का विभाजन हुआ, तो उसके विरोध में जो आंदोलन चला 1905 से 1908 तक, 3 साल तक, ये था एंटी पार्टीशन मूवमेंट। 1916 से 1917 में होम रूल मूवमेंट इन स्वराज आंदोलन चला। होम रूल मतलब स्वराज आंदोलन। 1921 से 1922 के बीच में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब असहयोग आंदोलन चला। 1930 से 1934 तक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसके अंदर गांधी जी ने नमक बनाने का ऐलान किया था अरब सागर में जाकर। वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी विनम्रता पूर्वक उनकी जो आदेश है उनकी अवज्ञा करके खुद का नमक बनाना, ये था। 1942 में क्विट इंडिया आंदोलन मतलब भारत छोड़ो आंदोलन। 1945 में फिर हुआ था शिमला कॉन्फ्रेंस। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था और 1947 में दोस्तों अपना देश आजाद हो गया था। ये है दोस्तों पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो अपने भारत का जो इतिहास है वो है।